हर क्रिएटर को एक चीज का डर हमेशा सताता है, बर्नआउट। पर क्या हो अगर इसकी असली वजह वो है ही नहीं जो हम सब सोचते हैं। चलिए आज उस सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को समझते हैं जिसकी वजह से न जाने कितने क्रिएटर्स अपना रास्ता ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है, अगर कोई क्रिएटर बर्नआउट फील कर रहा है ना, तो ये उसकी अपनी गलती नहीं है। नहीं, ये असल में उस सिस्टम के डिज़ाइन में ही एक कमी है। बस ये एक छोटी सी बात अगर समझ आ जाए तो पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक आइडिया पर टिकी है। अच्छा, एक बात तो साफ है, बर्नआउट कभी भी अचानक से एक ही दिन में नहीं होता। नहीं, ये ना आने से पहले कई छोटे छोटे सिग्नल्स देता है। तो चलिए आज इन्हीं शुरुआती सिग्नल्स को, इन चेतावनियों को पहचानना सीखते हैं, ताकि इससे पहले कि सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाए हम उसे रोक सकें। और इसकी शुरुआत होती है बहुत धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता। जैसे हर हफ्ते वीडियो डालने का जो शेड्यूल था वो बिगड़ने लगता है। क्रिएटिविटी वो तो पीछे छूट जाती है और उसकी जगह ले लेता है एनालिटिक्स का जुनून। बार बार चेक करना, क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ियां नहीं है, ये असल में सिस्टम में आई पहली दरारें हैं। ये वो अलार्म है जो बताते हैं कि ऑडियंस के रिएक्शन पर निर्भरता एक खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। तो अब सवाल आता है कि इस पूरी समस्या की जड़ आखिर है कहाँ? वो यहाँ है, क्रिएटर के समय और व्यूअर के समय के बीच एक बहुत बड़ा गैप। सोचिए, एक क्रिएटर कई कई दिन लगाकर एक वीडियो बनाता है और उसे जज कर लिया जाता है सिर्फ चंद मिनटों में। यही जो लगातार होने वाला मिसमैच है ना, यही वो क्रॉनिक थकान पैदा करता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो होता क्या है कि जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो हम क्या करते? हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या हो अगर जिन तरीकों से हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वही हमें और तेजी से बर्नआउट की तरफ धकेल रहे हों? चलिए अब ऐसे ही 3 आम फेलियर पैटर्न्स को समझते हैं, मतलब वो 3 गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। और इन तीनों, कह सकते हैं, नुकसानदेह आदतों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। ये सभी शॉर्ट टर्म फायदों के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब टिके रहने की क्षमता को दांव पर लगा देती हैं। चाहे वो एक वीडियो के ना चलने पर पूरी थीम बदल देना हो, या परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए घंटों एडिटिंग में डूबे रहना हो, या फिर सबसे खतरनाक, दूसरों के चैनल से खुद की तुलना करना। ये सारी आदतें असल में सीखने और असली ग्रोथ के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देती हैं। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सिर्फ उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसे दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेटा हमारे सामने है वो सच में चौंकाने वाला है। ये कोई 1-2 लोगों का पर्सनल स्ट्रगल नहीं है, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री में फैली हुई महामारी की तरह है। चलिए जरा इस प्रॉब्लम के स्केल को समझते हैं। सिर्फ एक मार्केट को लेते हैं, जापानी भाषी बाजार। वहाँ करीब 18 लाख एक्टिव इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं। 18 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो एक ही तरह के सिस्टमैटिक प्रेशर में, एक ही तरह के दबाव में काम कर रहा है। और यहाँ के सर्वाइवल रेट्स वो तो सच में होश उड़ा देने वाले हैं। सोचकर देखिए, 62%, मतलब आधे से भी ज़्यादा क्रिएटर्स सिर्फ 6 महीने के अंदर ही छोड़ देते हैं। ये क्रिएटर इकोनॉमी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मुश्किल से 4% लोग ही 3 साल से ज़्यादा टिक पाते हैं। और अब सबसे चौंकाने वाला, सबसे निराशाजनक आंकड़ा, सिर्फ 1%। जी हाँ, सिर्फ 1% क्रिएटर्स ऐसे हैं जो टैलेंट या व्यूज की कमी को दोष देने वाले जाल से बाहर निकल पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम के असली, मतलब सिस्टमैटिक कारण को पहचान पाते हैं। सिर्फ 1%। लेकिन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि अगर हम प्रॉब्लम को ठीक से समझ लें तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं जो इस बर्नआउट के साइकिल को तोड़ने और एक सस्टेनेबल, मतलब लंबे समय तक चलने वाला सिस्टम बनाने में मदद कर सकते हैं। तो रिकवरी का सबसे पहला स्टेप क्या है? वो है कंटेंट बनाने के पीछे की जो भारी मेंटल कॉस्ट है, जो मानसिक कीमत हम चुकाते हैं, उससे निपटना। सीधी सी बात है, अगर वीडियो बनाने में जितना टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा टाइम एनालिटिक्स देखने और चिंता करने में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम टूट चुका है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, अपने टाइम और अपनी मेंटल एनर्जी पर वापस कंट्रोल पाना। प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सख्त बाउंड्री सेट करें, और सबसे ज़रूरी, वीडियो डालने के बाद कुछ समय के लिए एनालिटिक्स से बिल्कुल दूर रहें।
परफॉर्मेंस को रोज-रोज नहीं बल्कि कम बार, लेकिन ज्यादा गहराई से और सोच समझकर एनालाइज करें। और हाँ, इसे नापने लायक बनाना होगा। मतलब अगर एक वीडियो बनाने में 3 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं तो समझ जाइए कि वर्कफ्लो को और आसान बनाने की जरूरत है। अगर दिन भर मूड स्विंग हो रहा है तो नोटिफिकेशंस को और भी लंबे समय तक बंद रखने की जरूरत है। देखिए, ये इमोशंस की बात नहीं है, ये तो अपने सिस्टम को ठीक करने की बात है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये है तुरंत मिलने वाली तारीफ और वैलिडेशन की जो लत होती है ना, उसे तोड़ना। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर बार व्यू काउंट देखने पर रिएक्ट करना, ये सस्टेनेबल है ही नहीं। ये हमें हमारे लॉन्ग टर्म विजन से सिर्फ भटकाता है और कुछ नहीं। तो करना क्या है? अपना फोकस उन मैट्रिक्स से हटाना है जो हर घंटे बदलते रहते हैं। मतलब तुरंत मिलने वाले व्यूज के पीछे भागने के बजाय चैनल की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर ध्यान देना है। जैसे कि हर हफ्ते कितने नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। असली और टिकाऊ ग्रोथ वो यहीं से पता चलती है। मतलब अपने डेटा को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना है, इमोशनल होकर नहीं। मान लीजिए सब्सक्राइबर ग्रोथ रुक गई है, तो इसका मतलब है कि अब अपने टॉपिक को थोड़ा सा फैलाने का टाइम आ गया है। अगर लोग वीडियो जल्दी छोड़कर जा रहे हैं तो शायद वीडियो के पहले 30 सेकंड्स पर फिर से काम करने की जरूरत है। ये एक लॉजिकल सिस्टम है, इमोशनल रिएक्शन नहीं। और आखिर में आता है तरीका नंबर 3, अपने आउटपुट को, अपने काम करने के तरीके को बिल्कुल सिस्टमैटिक बना लेना। देखिए, बिना किसी बफर के काम करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे खाली टैंक पर गाड़ी चलाना। ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, और ये लंबे समय तक चलने का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक मजबूत सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक प्रोडक्शन बफर हमेशा मेंटेन करके चलिए। मतलब कम से कम 2 वीडियो हमेशा एडवांस में तैयार होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आराम को, रेस्ट को नॉन नेगोशिएबल बना लीजिए। मतलब उसके साथ कोई समझौता नहीं। उसे अपने कैलेंडर में, अपने शेड्यूल में पहले से ही ब्लॉक कर दीजिए। यही वो चीज़ है जो आपके क्रिएटिव इंजन को लगातार फ्यूल देती रहेगी। और अगर ये बफर मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है तो बड़े बड़े आइडियाज़ को छोटे छोटे, ज़्यादा मैनेजेबल वीडियोज़ में तोड़ दीजिए। याद रखिए, लक्ष्य हमेशा चलते रहना है, बर्नआउट होकर रुक जाना नहीं। तो ठीक है, इन सब बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल ये उठता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि टिकाऊ ग्रोथ असल में दिखती कैसी है? सीधी सी बात है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। और इस मैराथन का एक ब्लूप्रिंट अब देखते हैं। देखिए, ग्रोथ हमेशा सोची समझी होनी चाहिए। ये माइलस्टोन से जुड़ी होती है, किसी रैंडम डेडलाइन से नहीं। शुरुआत हमेशा धीमी होती है और फिर जैसे जैसे आप एक एक माइलस्टोन पूरा करते जाते हैं, प्रोडक्शन को भी उसी हिसाब से स्ट्रेटेजिकली बढ़ाया जाता है, ताकि आपका सिस्टम कभी भी आपके उम्मीदों के बोझ तले दब न जाए। और ये सब आखिर में एक सुनहरे नियर पर आके टिकता है। वो ये है कि असली ग्रोथ का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है अपने ऊपर का मानसिक बोझ बढ़ाए बिना अपनी पहुंच को बढ़ाना। और यही है सस्टेनेबल सफलता का असली राज। तो आखिर में बस ये एक बात समझनी होगी, लंबे समय तक टिके रहना ये जुनून या पैशन का खेल नहीं है, ये डिजाइन का खेल है। ये एक टेक्निकल स्किल है, कोई इमोशनल चीज नहीं। तो सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या कोई सिर्फ जुनून के भरोसे चल रहा है, या फिर उसने वाकई एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो टिकने के लिए डिजाइन किया गया है? क्योंकि भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।